नमस्कार, 9 की 9 खबर में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी यानी सीएचओ बहाली परीक्षा में फर्जीवाड़े से जुड़ी बड़ी खबर है, जहां ईओयू ने हिरासत में 37 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार सभी लोग को कोर्ट में पेश किया जाएगा। जानकारी के अनुसार सॉल्वर गैंग से अभ्यर्थियों के 4 से 5 लाख रुपए में डील हुई थी। ऑनलाइन परीक्षा केंद्रों पर जिन अभ्यर्थियों की सेटिंग थी, उन्हें बायोमेट्रिक हाजिरी लगाकर कंप्यूटर पर केवल बिठाया गया। उन कंप्यूटर की आईपी पहले से ही लिंक कर दी गई थी। इन कंप्यूटरों का कंट्रोल दूर बैठे सॉल्वर के पास था। सॉल्वर कंप्यूटर के स्क्रीन पर आ रहे प्रश्नों को पढ़कर ऑनलाइन आंसर दे रहे थे। तो देखिए, एक बड़ा खुलासा हुआ है। 37 लोग से ईओ की पूछताछ जारी है, इनकी पेशी भी की जानी है। सभी 37 लोगों को गिरफ्तार इसमें किया गया। तो देखिए, हमने बताया कि कैसे इस पूरी गड़बड़ी को, फर्जीवाड़े को अंजाम दिया गया था। अभी फिलहाल जो पकड़ में हैं, उनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। गोपालगंज से बड़ी खबर, जहां ड्यूटी में तैनात चौकीदार की हत्या हो गई है। चाकू मारकर चौकीदार की हत्या कर दी गई है। बैकुंठपुर के सोनवलिया बांध पर शव मिला है। घटनास्थल पर अब तक पुलिस नहीं पहुंची है। बंगरा पंचायत के चौकीदार शमिंद्र राय बताए जाते हैं, जिनकी चाकू मारकर हत्या कर दी गई है। अब तक पुलिस भी मौके पर नहीं पहुंची है। सवाल कई उठ रहे हैं कि आखिर घटना के इतने वक्त बीत गए, लेकिन पुलिस मौके पर क्यों नहीं है। देखिए, आसपास के लोग यहां पर इकट्ठे हो गए हैं। इलाके में सनसनी है इस हत्याकांड के बाद से। चाकू मारकर चौकीदार की हत्या कर दी गई है। और मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां भीषण हादसे में 3 युवक की मौत हो गई है। बाइक और पिकअप में भीषण टक्कर हो गई। बाइक सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। भोज खाकर के ये सभी लौट रहे थे। साहिबगंज के दड़िया छपरा की घटना सामने आई है। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इम्तियाज और नूर मोहम्मद की मौत हो गई है। तो मुजफ्फरपुर से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां बाइक और पिकअप के बीच भीषण टक्कर हो गई है। बाइक सवार 3 युवकों की मौत हो गई है। भोज खाकर के ये सभी लौट रहे थे। साहिबगंज के दड़िया छपरा की घटना सामने आई है। मोहम्मद सलीम, मोहम्मद इम्तियाज और नूर मोहम्मद की मौत की खबर सामने आई है। अगली खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां श्रीनगर में सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ हो गई। श्रीनगर के हरवन इलाके में मुठभेड़ हुई। आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ हुई, जहां एक आतंकी को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया। खुफिया जानकारी मिलने के बाद सेना का ऑपरेशन चलाया गया। तो श्रीनगर के हरवन इलाके में मुठभेड़ की खबर है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, गोलियों के निशान आपको दिखाई दे रहे होंगे। सुरक्षा बलों की आतंकियों से कैसे मुठभेड़ हुई है और श्रीनगर के हरवन इलाके में मुठभेड़ हुई। खुफिया जानकारी मिलने के बाद से सेना ने यह ऑपरेशन चलाया है। तमिलनाडु के से खबर है, जहां तमिलनाडु के तिरुवन्नामलाई में तूफान फेंगल का कहर देखने को मिला। एक विशाल चट्टान के एक घर पर गिरने से 5 बच्चों सहित 7 लोगों की मौत हो गई। फिलहाल 4 शव बरामद किए गए हैं और उन्हें अस्पताल भेजा गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने तिरुवन्नामलाई जिले में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मारे गए लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त की और उनके परिवारों को 5 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने की घोषणा की। और आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक होनी है। दोपहर करीब 12 बजे यह बैठक होगी। सभी विभाग के मंत्री इसमें शामिल होंगे। कई अहम प्रस्ताव जिस पर मुहर लग सकती है। मुख्यमंत्री सचिवालय सभागार में इस बैठक को किया जाएगा। तो आज नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक है, जिसमें कई अहम एजेंडों पर मुहर लगने की संभावना है। दोपहर 12 बजे यह बैठक होगी। मुख्यमंत्री सचिवालय सभागार में यह बैठक होगी, जिसमें सभी विभाग के मंत्री शामिल होंगे। और आज ही से बड़ी खबर, जहां झारखंड में कांग्रेस कोटे के 4 संभावित मंत्रियों की लिस्ट लगभग तैयार है। संभावित नाम पर जल्द मुहर लग सकती है। खबर है कि मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल विस्तार की तारीख तय करने पर लिस्ट सौंप दी जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज शाम रांची लौट आएंगे। दिल्ली में केशव महतो कमलेश ने राहुल गांधी और महासचिव केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की, जहां पर इन नामों पर चर्चा की गई। कांग्रेस के कई विधायक मंत्री पद की रेस में शामिल हैं। केशव महतो कमलेश ने न्यूज 18 को फोन करके जानकारी दी है। और देखिए, संसद सत्र से पहले इंडिया गठबंधन की बैठक मल्लिकार्जुन खड़गे के दफ्तर में यह बैठक की जाएगी। सुबह 10 बजे का वक्त होगा जब इंडिया गठबंधन के लोग बैठेंगे। बैठक होगी। सर्वदलीय बैठक में
चर्चा को लेकर के विपक्ष जो है वो राजी हो चुका है। 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा की जाएगी, 16 से 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होगी। तो देखिए, खड़गे के दफ्तर में यह महत्वपूर्ण बैठक होगी सत्र को लेकर के, और इसमें जो इंडिया गठबंधन के नेता है वो शामिल होंगे। इसके साथ साथ खबर है कि सर्वदलीय बैठक में चर्चा को लेकर के विपक्ष जो है वो राजी हो गया है। इसकी तारीख भी 13 से 14 दिसंबर को लोकसभा में चर्चा और 16 से 17 दिसंबर को राज्यसभा में चर्चा होनी है। और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर बताने जा रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम के नाम पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस होंगे। उनके नाम पर बीजेपी आलाकमान ने मुहर लगा दी है। महायुति अभी तक अपना मुख्यमंत्री के नाम की आधिकारिक घोषणा नहीं की हो, लेकिन बीजेपी ने महाराष्ट्र के लिए पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने महाराष्ट्र में निर्मला सीतारमण और विजय रूपाणी को पर्यवेक्षक बनाया है। इन दोनों की मौजूदगी में ही महाराष्ट्र के सीएम का नाम तय होगा। बीजेपी नेता विजय रूपाणी आज शाम को मुंबई पहुंचेंगे और निर्मला सीतारमण कल मुंबई जाएंगी। कल ही मुंबई में बीजेपी विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बीजेपी विधायक दल का नेता चुन लिया जाएगा। उत्तर प्रदेश के नोएडा से किसानों के दिल्ली कूच पर ब्रेक लग गया है। किसानों ने अपना प्रदर्शन स्थगित कर दिया। किसान अब नोएडा के दलित प्रेरणा स्थल में एकजुट हैं। फिलहाल किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर ही प्रदर्शन करेंगे। वो 7 दिन तक वहीं रुकेंगे। किसान यूपी चीफ सेक्रेटरी के साथ बातचीत चाहते हैं। जिला प्रशासन और पुलिस अधिकारियों के आश्वासन के बाद किसान ने मुख्य मार्ग खाली किया था। प्रदर्शनकारी किसानों ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार के साथ वार्ता होगी। अगर यह वार्ता फेल होती है तो किसान दिल्ली कूच करेंगे। आईपीएस अधिकारी हर्षवर्धन सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंचा। हर्षवर्धन सिंह सरसा के फतेहपुर गांव के रहने वाले थे। जिले के एसपी सहित सभी पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आईपीएस का राजकीय सम्मान के साथ दाह संस्कार किया जाएगा। बता दें कि रविवार को कर्नाटक के हिल्सा में सड़क हादसे में आईपीएस की मौत हो गई थी। 21वीं सदी में भी लोग अंधविश्वास जैसी कुरीति के कारण अपने हंसते खेलते परिवार को खत्म कर रहे हैं। खबर है मोतिहारी के जीवधारा रघुनाथपुर के सरोज देवी के परिवार की। दरअसल सरोज देवी के बेटे सुमन अचानक तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर के पास जाने के बजाय वो यूपी के बरेली से आए एक तांत्रिक के पास चले गए। तांत्रिक करीब 17-18 साल का दिख रहा था। जैसे ही सरोज देवी तांत्रिक के पास पहुंची, तांत्रिक ने झाड़ फूंक शुरू कर दी। तांत्रिक बार बार बच्चे पर भूत का साया होने की बात कह रहा था। तांत्रिक का कहना था कि डायन ने बच्चे को बिस्किट खिलाया है और उसको अपने आगोश में लिया, लेकिन अंत में बच्चे की मौत हो गई। जब स्थिति खराब हुई तो बच्चे को लेकर डॉक्टर के पास लाया गया, जहां डॉक्टर ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। आपके पास ले गया था क्या? हाँ, मेरे पास दिखाने के लिए ले गया। मैं बातचीत इससे जो मतलब कहीं से जो हर जगह से आदमी परेशान हो जाता है। आप क्या करते हैं? हम ये झाड़ फूंक का काम। कहाँ घर है आपका? हमारा यूपी बरेली शरीफ है। रउआ डॉक्टर लगना जिला के इनका लगे लेकिन हो जाएगा। और देखिए, न्यूज 18 भी आपसे अपील करता है कि तबीयत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाएं और किसी भी तरह के अंधविश्वास का शिकार होकर अपने परिवार के लोगों के जान को खतरे में न डालें। बढ़ेंगे आगे। रामगढ़ पुलिस ने 48 घंटे में रेस्टोरेंट के संचालक संजीव चड्ढा के घर से हुए चोरी का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने 45 लाख की चोरी का खुलासा करते हुए आरोपी आकाश धनक को मध्य प्रदेश के सागर जिले से गिरफ्तार किया है। आरोपी ने रेस्टोरेंट संचालक के शादी समारोह में जाने के बाद 20 लाख रुपए और 22 लाख के सोने के जेवरात चुराए थे। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की पहचान की। चोरी से 14,31,000 रुपए और सोने के जेवरात बरामद कर लिए गए हैं। तारीख को संजीव चड्ढा अपने परिवार के साथ में बाहर गए हुए थे, तो ये आकाश धनक जो उनका स्टाफ है उन्होंने पता कर लिया कि घर में कोई नहीं है और इस मौके का लाभ उठाकर उसने संध्या लगभग 6 बजे उनके घर से 2 घर सटे हुए घर से होते हुए छत के ऊपर चला गया और छत के होते हुए छत से नीचे उतर के उनके जो घर में रूम में जो रखा हुआ अलमीरा था, गोदरेज था, उसको उसने तोड़ दिया। तोड़कर उसमें से 20 लाख रुपए नकदी और लगभग 20 से 22 लाख रुपए की सोने चांदी के जवाहरात उसने चुरा लिए। रामगढ़ के वेब्स रेस्टोरेंट संचालक के
घर में लाखों रुपए चोरी मामले का रामगढ़ पुलिस ने 48 घंटे के अंदर उद्भेदन कर लिया है। रामगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के सागर पुलिस के सहयोग से संत कबीर नगर से आरोपी आकाश धनक को धर दबोचा है और उसके घर के छत से 14,31,000 रुपये नगद और 22 लाख रुपए के सोने के जेवरात बरामद किए हैं। इस घटना को वेब से रेस्टोरेंट के पूर्व स्टाफ आकाश धनक ने ही तब अंजाम दिया था जब रेस्टोरेंट का संचालक शादी समारोह में शामिल होने के लिए शहर से बाहर गए हुए थे। उसने चोरी की घटना में 20 लाख रुपए नगद और लगभग 22 लाख रुपए के सोने के जेवरात को यहां से चोरी की थी और चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद वो अपने मध्य प्रदेश के सागर जिले के संत कबीर नगर स्थित घर पे भाग गया था। जैसे इस घटना की सूचना रामगढ़ पुलिस को मिली, रामगढ़ एसपी ने इस मामले में SIT का गठन किया और पुलिस ने सागर पुलिस के सहयोग से उसे उसके घर से धर दबोचा। बताना चाहेंगे कि जो आकाश धनक है वो पूर्व में वेब्स रेस्टोरेंट में ही काम करता था। लगभग 8 वर्षों तक वहां काम किया। बीते 3 माह से उसने काम छोड़ दिया था। रामगढ़ पुलिस की सफलता के बाद रामगढ़ के व्यवसायियों ने एसपी अजय कुमार और पुलिस कर्मियों को यहां पर सम्मानित किया है, जो काबिले तारीफ है। रामगढ़ पुलिस की एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। झारखंड की बेटियों ने पिछले कुछ सालों में फुटबॉल की दुनिया में अपनी धाक जमाई है, लेकिन इस धाक के पीछे संघर्ष है, परिश्रम है और त्याग है। और तब तक कर इन बेटियों ने मिसाल कायम की है। समाज के लिए खेल के मैदान से नशा मुक्त गांव के अभियान में साथ दे रहा है न्यूज़ 18 भी। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। झारखंड की पहचान को सफलता के सोपान तक पहुंचा रही हैं ये बेटियां। ये वो बेटियां हैं जिनके परिश्रम ने सिर्फ इनके सपनों को आसमान नहीं दिया, बल्कि झारखंड को फुटबॉल की दुनिया में पहचान भी दिलाई। ये सालों की मेहनत की चमक है जो इन बेटियों ने खून और पसीने से पाई है। चलिए अब आपको इन कमाल की बेटियों के कमाल के गांव लिए चले, ताकि आपको भी पता चले कि इन बेटियों के खेल और खासकर फुटबॉल के प्रति जुनून की कहानी कितनी संघर्षों से भरी हुई है। रांची के कांके प्रखंड के चरदी गांव में बेटियों का फुटबॉल खेलना इतना आसान नहीं था। यहां फुटबॉल की शुरुआत हुई थी 2021 में, यानी आज से 3 साल पहले। बहुत मुश्किल था सर। 2021 में हम लोग स्टार्ट किए थे खेलने का। उससे पहले तो हम लोग जूता पहने नहीं थे। जब फुटबॉल खेलने का स्टार्ट किए ना, उसके बाद से ही हम लोग जूता पहने। शुरुआत में तो बहुत सारी थी सर, जैसे हम लोग अभी तक 3 ग्राउंड चेंज कर चुके हैं। जिस ग्राउंड में भी खेला जाता था उसको हाल जोत दिया जाता था। तो ये है रांची के कांके प्रखंड का चरदी गांव। आज इस गांव की पहचान फुटबॉलर बेटियों के नाम से है, लेकिन 2021 से पहले ऐसा नहीं था। गांव में नशे का कारोबार चलता था। तकरीबन हर घर में हड़िया बनता था और यही ग्रामीणों की आमदनी का जरिया था। नशे के खिलाफ तभी से इन बेटियों ने आवाज बुलंद की। नशा बंद करने के लिए हाँ। लोगों को बहुत मतलब हड़िया दरुआ के चलते डिस्टर्ब होता है। बेटियां फुटबॉल खेलने के लिए जा नहीं पाती है। हड़िया बेचने नहीं बोल रही है। रोजगार करके कमाई के खिलावे बोलती है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वाले गांव में खेल का मैदान ही नहीं है। 2021 में फुटबॉल की शुरुआत करने वाली इन बेटियों ने इससे पहले कभी जूता तक नहीं पहना था। हाफ पैंट पहनकर ग्राउंड पर प्रैक्टिस करना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं। मेडल भले ले आए, पर संसाधन की कमी भी झेलती रही। इन बेटियों ने लेकिन हार नहीं मानी। संघर्ष की दास्तां सुनाते सुनाते फुटबॉलर बेटियों की माँ के आंसू बरबस निकल पड़ते हैं। गाँव वाला बोलता है कि छोटा छोटा पैंट पहन के काहे भेजते हैं खेलने, कहते हैं। बहुत शिकायत करते हैं गाँव में। खेल के लिए संघर्ष और नशे के खिलाफ मुहिम दोनों चला रही इन बेटियों की समस्या अब भी बरकरार है, क्योंकि नेशनल फुटबॉलर बेटियों के घरों में अब भी बन रहा है हड़िया। 2021 में पहली बार जूते पहनकर ये मैदान में उतरी बेटियों को खेल के लिबास के लिए भी मशक्कत करनी पड़ी। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉलर वाले गांव में खेल तक का मैदान नहीं। फुटबॉलर बेटियां मैदान की कमी से तो लड़ ही रही हैं, लेकिन समाज की कुरीतियों से भी ये लोहा ले रही हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने अपने घर और गांव से ही की है। अब बेटियों के हाथ में फुटबॉल दीजिए, और जब फुटबॉल देंगे तो वास्तव में बेटियां अपने मिशन पर निकलेंगी। गोल
सेंटर पर नहीं होगा, गोल जब भी होगा तो आपकी जिंदगी पर होगा। और ये जिंदगी जो वास्तव में है, बेटियां अपनी जिंदगी बदलेंगे ही, गांव की जिंदगी बदलेंगी, समाज की जिंदगी बदलेंगी और देश की जिंदगी बदलेंगी। कैमरामैन प्रभाकर के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, चरदी गांव, रांची। आज भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती है। बिहार के रहने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। 12 साल तक देश के राष्ट्रपति रहे और बाद में सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजे गए। देश की राजधानी दिल्ली से करीब 900 किलोमीटर दूर बिहार के सिवान जिले का जीरादेई गांव, इसी गांव में भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म हुआ। आज उनकी 140वीं जयंती है। 3 दिसंबर सन 1884 को जीरादेई में जन्मे राजेंद्र प्रसाद ने 5 साल की उम्र से ही पढ़ाई शुरू कर दी। सिवान में ही एक मौलवी से फारसी सीखने लगे, फिर हिंदी और अंक गणित की शिक्षा ली। बाद में प्रारंभिक शिक्षा के लिए छपरा जिला स्कूल चले गए। तब उनकी उम्र 12 साल थी। इसी दौरान 1896 में उनकी शादी राजवंशी देवी से करा दी गई। आगे की पढ़ाई पूरी करने के लिए पटना के टीके घोष अकादमी में दाखिला लिया। फिर कोलकाता चले गए, जिसे तब कलकत्ता कहा जाता था। 1915 में कानून में स्नातकोत्तर की परीक्षा में स्वर्ण पदक के साथ उत्तीर्ण किया और कानून में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। इसलिए उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कहा जाता है। डिग्री लेने के बाद वे सरकारी विश्वविद्यालय में सीनेटर बन गए। इसी दौरान देश में गांधी जी स्वतंत्रता का आंदोलन चला रहे थे। राजेंद्र प्रसाद गांधी जी से काफी प्रभावित हुए और सीनेटर की नौकरी छोड़ दी। देश की आजादी के लिए स्वतंत्रता सेनानी बन गए। 1934 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में अध्यक्ष चुने गए। 1939 में कांग्रेस के अध्यक्ष बन गए। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता भी की। इसके 2 दिन बाद यानी 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और H.C. मुखर्जी को संविधान सभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुना गया। राजेंद्र प्रसाद ने 14 दिसंबर को संविधान सभा के अध्यक्ष का पद संभाला। जब देश आजाद हुआ तो उन्हें आजाद भारत का पहला राष्ट्रपति चुना गया। बारह साल तक लगातार 2 टर्म वे राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत रहे। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अवकाश की घोषणा कर दी। उनके इतने लंबे सफर और इतने महत्वपूर्ण योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें सर्वोत्तम नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया। जीवन के अंतिम दिनों में वे वापस बिहार लौट आए। पटना के सदाकत आश्रम में रहने लगे। यहीं 28 फरवरी 1963 को उनका निधन हो गया। भारत ने अपना देश रत्न खो दिया। आज भले ही वे हमारे बीच नहीं हैं, पर उनकी स्मृतियां और उनके योगदान पर भारत का हर नागरिक गर्व करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल लेकर चलते हैं, जहां देश के पहले राष्ट्रपति ने अपनी प्राथमिक पढ़ाई की। इस स्कूल के बच्चे और शिक्षक आज भी खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि वे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं। राजेंद्र प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि एक बार उन्होंने अपनी परीक्षा में ऐसे जवाब लिखे कि कॉपी चेक करने वाले को यह कहना पड़ गया कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनी।
छपरा का जिला स्कूल, इस स्कूल से देश के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने पढ़ाई की थी। जब वे स्कूल में आए तो उनकी उम्र 12 साल थी। इस बात को अब 100 साल से भी ज्यादा वक्त गुजर चुका है, पर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे आज भी इस बात पर फक्र महसूस करते हैं कि विदेश रत्न राजेंद्र प्रसाद के स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे उसी स्कूल में हम पढ़ते हैं। हमको बहुत ही गौरव फील होता है कि जिस स्कूल में डॉक्टर राजेंद्र पढ़े थे उसी स्कूल में हम भी पढ़ते हैं, और लोग कोई पूछता है कि तुम किस स्कूल से पढ़ रहे हो, तो हम गौरव से और अपने गौरवता से बोलते हैं कि जिला स्कूल से पढ़ते हैं जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पढ़े थे। छपरा से पढ़ाई पूरी करने के बाद राजेंद्र बाबू आगे की पढ़ाई के लिए कलकत्ता चले गए। कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान साल 1906 में एक ऐसा वाकया हुआ जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल राजेंद्र प्रसाद ने एक परीक्षा के सवाल के जवाब में इतने अच्छे तरीके से जवाब लिखे थे कि उनकी कॉपी चेक करने वाला ही सोच में पड़ गया। तब उसने कहा कि परीक्षार्थी परीक्षक से बेहतर है। उन्होंने जो अपनी कॉपी, बोर्ड की कॉपी लिखी थी, तो उनकी कॉपी देखकर जो एग्जामिनर थे वो इतने ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे कि उनको समझ में नहीं आ रहा था कि 10 में 10 नंबर दे या मतलब कितना नंबर दे, 100 में 100 दे या 100 में 102 नंबर दे दे। उनकी हैंडराइटिंग, उनका जो लिखने का तरीका था वो इतना अच्छा था कि उससे वो मंत्रमुग्ध हो गया था, और उन्होंने बोला था कि एग्जामिनर इज बेटर देन एग्जामिनर। छपरा जिला स्कूल में हर साल राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और उन्हें सम्मान के साथ याद किया जाता है। हम लोग सबसे पहले इनका माल्यार्पण करके और फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम इत्यादि होता है। छपरा के जिला स्कूल से जुड़े राजेंद्र प्रसाद के इतिहास से केवल स्कूल ही नहीं, पूरे जिले के लोग गर्व महसूस करते हैं। न्यूज़ 18 के लिए छपरा से संवाददाता संतोष गुप्ता की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।